अब लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, यानी फर्स्ट लॉ में कमी क्या थी? फर्स्ट लॉ कोई गलत नहीं था, इंफॉर्मेशन अभी और मांगी मैंने क्या इंफॉर्मेशन मांगी कि भाई मुझे पता चल गया वर्क डन, क्यू, इंटरनल एनर्जी, इनका आपस में क्या रिलेशन है, लेकिन क्या चीज अभी तक नहीं पता चली? इफ आई एम राइटिंग अ रिएक्शन ऑन पेपर, इज इट फीजेबल, इज इट पॉसिबल? कि मैंने आपसे पूछा डायमंड से ग्रेफाइट बनना पॉसिबल है कि नहीं, या ग्रेफाइट से डायमंड बनना पॉसिबल है कि नहीं? आज की डेट में किसी ने तो देखा नहीं है. सो कैन वी प्रिडिक्ट एनी ऑफ द रिएक्शन? और ये सबसे ज्यादा काम आने वाला है मेटलर्जी इंडस्ट्री में. कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है और क्यों पॉसिबल है, ताकि कल को हम उन रिएक्शंस को प्रिडिक्ट कर सकें जो हमें पता ही नहीं है. That is actually now role of thermodynamics. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फर्स्ट लॉ की थी, इसने स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में कोई बात ही नहीं करी. ये बात ही नहीं करी कि ये रिएक्शन अपने आप हो सकता है या ये रिएक्शन नहीं हो सकता, आपको चाहिए तो एनर्जी का इंतजाम करो, और कितनी एनर्जी का इंतजाम करो, कब करो, वो सब कुछ. तो दिस इज गोइंग टू हेल्प इंडस्ट्री अ लॉट. तो अब आते हैं जी सेकेंड लॉ की तरफ. सेकेंड लॉ की तरफ अगली क्लास की पहली स्टेटमेंट होगी सेकेंड लॉ की 5-6 स्टेटमेंट्स. आज सेकेंड लॉ की तरफ बढ़ने के लिए थर्मोडायनेमिक्स को एक और फिजिकल क्वांटिटी, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी की जरूरत पड़ी, दैट इज एंट्रोपी. एंट्रोपी इज नथिंग, जस्ट मेजर ऑफ रैंडमनेस. अ क्लास विद अ टीचर, अ क्लास विदाउट अ टीचर, विच इज मोर रैंडम? विदाउट अ टीचर. दिस इज एंट्रोपी. अगर एक क्लास में टीचर नहीं है तो एंट्रोपी बहुत ज्यादा होगी. एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा. इनिशियल स्टेट क्या है? टीचर है. फाइनल स्टेट क्या है? टीचर नहीं है. तो उसमें एंट्रोपी चेंज विल बी पॉजिटिव, क्योंकि टीचर के जाने के बाद क्लास में रैंडमनेस ज्यादा है. तो क्लास में रैंडमनेस अगर ज्यादा है तो फाइनल माइनस इनिशियल में साइन पॉजिटिव आएगा डेल्टा एस का. फाइनली बहुत ज्यादा थी रैंडमनेस, तो यानी रैंडमनेस इज एंट्रोपी. रैंडमनेस इज बिखरना. कोई चीज को तोड़ के 5 टुकड़े कर दो, रैंडमनेस बढ़ गई. सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड कर दो, फैलना शुरू, रैंडमनेस. लिक्विड को गैस कर दो, रैंडमनेस और बनी. तो आप ये सारे चेंजेस अगर नेचर में देखो जो मैं बोल रही हूं, रैंडमनेस नेचर में बढ़ना तय है. अगर हम कहते हैं कहीं पानी है तो ऑटोमेटिकली रैंडमनेस होगी. हर जगह आप चारों तरफ अपनी आंखें घुमा के देख लीजिए, नेचर इज रैंडम. मींस रैंडमनेस इज द बिग की टू स्पॉन्टेनिटी. कोई भी एक लाइन में आपने पौधे लगाए, क्या सारे पौधे सेम रेट पे बढ़ेंगे, सेम जगह घेरेंगे? कोई कहीं फैलेगा, कोई कहीं फैलेगा. नेचर एप्रिशिएट रैंडमनेस. रैंडमनेस का मतलब सीधा क्या, हम अगर रोजमर्रा की भाषा में बात करें तो बिखरना चीजों का, और आपकी भाषा में बात करें तो बदमाशी. तो अगर कभी कोई कहे आपको आप बहुत बदमाश हो, आपकी कोई गलती नहीं है. कुदरत ने आपको ऐसा बनाया, नेचर ने इस चीज को ऐसा बनाया, हर चीज फैलेगी. इसीलिए वी नीड एन एक्सटर्नल एजेंसी. तो हम जैसी कोई एक्सटर्नल एजेंसी आके आपको सिस्टमैटिक कर सकती है, आपकी रैंडमनेस को कम कर सकती है. आई होप इतने से डिस्कशन से आपको रैंडमनेस वर्ड क्लियर हो गया होगा. कहीं भी अगर रैंडमनेस नहीं है, कोई एक्सटर्नल एजेंसी लगी पड़ी है. कहीं भी अगर रैंडमनेस है तो किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत नहीं. चेंज अपने आप हो रहा है. तो चेंज का अपने आप हो पाना या ना हो पाना में ये बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा, दैट इज रैंडमनेस. तो इस स्कूल ऑफ थॉट ने 2 स्कूल ऑफ थॉट आए. एक हम पढ़ चुके एंथैल्पी, जिसके बारे में अभी स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात ही नहीं करी, क्योंकि आज की क्लास से बात होनी है. नेक्स्ट क्लास का तो टॉपिक ही स्पॉन्टेनिटी है. तो स्पॉन्टेनिटी की तरफ बढ़ने के लिए मैं उन फैक्टर्स को पढ़ूंगी जो लेटर ऑन डिसाइड करेंगे ये चेंज क्यों हुआ. तो स्पॉन्टेनिटी पढ़ना है मेरे को, उससे पहले क्या क्लियर करना है, व्हाट इज रैंडमनेस. रैंडमनेस को नापने के लिए टर्म लाए एंट्रोपी. एंट्रोपी को कभी एंट्रोपी सोच के आंसर मत करना, रैंडमनेस सोच के आंसर करना. तुमसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ट्रस्ट मी. दैट इज व्हाई आई से दिस इज इजीएस्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. इसका सिंबल क्या है? एस. measure of randomness or disorder is given by term that is entropy. इसकी absolute value पढ़ी जाएगी, निकाली जाएगी. थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस. तो एब्सोल्यूट वैल्यू, अगर कहीं डेल्टा एस मिला तो चेंज इन एंट्रोपी. आज की क्लास इसी पे डेडिकेटेड होगी. डेल्टा एस नॉट मीन्स, नॉट माने वही स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस. क्लियर इतना सब कुछ? एंट्रोपी चेंज होता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा और फटाफट करेंगे क्वेश्चंस को. सॉलिड से अगर लिक्विड होगा
वॉट यू से अबाउट क्यू पढ़ के आए हैं, हीट तो कंज्यूम होगी, ये प्रोसेस सर्टेनली कंफर्म्ड एंडोथर्मिक है। क्यू की जगह मैं क्यूपी बोल देती तो आप डेल्टा एच भी बोल सकते थे इसको, कि भाई इसका सर्टेनली लास्ट क्लास यही की है, लास्ट 2 क्लासेस में एंथैल्पी चेंज पे बात की है, तो हम कह देते जी इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है। तो क्यू अगर मैंने लिखा है तो उसको डेल्टा एच से रिलेट करना आई होप मुश्किल नहीं होगा अब आप लोगों के लिए। एक ही बात है, हीट कंटेंट ही है डेल्टा एच भी। जब भी सॉलिड से लिक्विड बनेगा हीट हमेशा कंज्यूम होगी, लेकिन मैं तो अब किसकी बात कर रही हूँ, एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज तो बढ़ेगा, पॉजिटिव होगा, रैंडमनेस इंक्रीज होगी। सेम इज फॉर दिस। हम कुछ ना सीक्वेंस बनाने में लगे हुए हैं इस वक्त जो अगली क्लास में काम आएगी। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ये फैक्टर क्या था, एंथैल्पी। ये फैक्टर क्या है, एंट्रोपी। ये 2 विचारधाराएं अगली क्लास में टकराएंगी। एक विचारधारा कुदरत एंट्रोपी को बढ़ना स्वीकार करती है, एक विचारधारा नेचर एनर्जी एब्जॉर्ब करने को स्वीकार नहीं करता। यही पढ़ते आ रहे हैं ना जब से हमने केमिस्ट्री शुरू की। एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी मतलब अनस्टेबिलिटी, इवोल्यूशन ऑफ हीट मतलब चीज स्टेबल हो रही है, नेचर उसको फेवर कर रहा है। दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के, दोनों को अब साथ चलाएंगे और अगली क्लास में बात करेंगे ये उल्टे हैं क्या नहीं। तो एंट्रोपी का चेंज समझ आया बच्चों को। अब एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या दिया, डीपीपी में ऊपर लिख के दिए सजा के 3 फॉर्मूले, बट अभी भी मैं करवा रही हूं आपको याद। किसी भी जगह पे आपको एंट्रोपी निकालनी है, नाउ अगेन जहां से शुरू हुए थे सिस्टम एंड सराउंडिंग, अगर आपको सिस्टम की एंट्रोपी निकालनी है तो भी यही फॉर्मूला, अगर आपको सराउंडिंग की एंट्रोपी निकालनी है तो भी यही फॉर्मूला। क्या होगा एंट्रोपी चेंज, अगर कोई चेंज आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल मतलब एक ही टेम्परेचर पे हो रहा है। एक ही टेम्परेचर पे होने वाले चेंजेस क्या होते हैं, मेल्टिंग या फ्रीजिंग या बॉइलिंग या इवेपोरेशन या सब्लिमेशन। ये एक ही टेम्परेचर और एक ही प्रेशर पे होते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है ना बच्चों, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सारा वाटर जब तक बॉयल नहीं हो जाता तब तक 100 से 101 नहीं होता। ये सोच के देखना, एक पैन में लेती हूं, मैं उसके अंदर आधा लीटर वाटर डाल रखा है और क्लिनिकल थर्मोमीटर डाल रखा है, और मैं उसका टेम्परेचर देखती हूं। जैसे ही 100 डिग्री पे पहुंचा, टेम्परेचर 100 के ऊपर 101 छोड़िए 100.1 भी नहीं होता जब तक पानी है, बिकॉज नो वाटर कैन एग्जिस्ट अबाउ 100 डिग्री। जब तक पानी सूख नहीं जाता तब तक सारी हीट किस में लगी पड़ी है, उसको स्टीम में कन्वर्ट करने में। जैसे ही पानी सूख गया और उस टेम्परेचर, उस कंटेनर के अंदर के टेम्परेचर को मैं नापना चाहूं, अब 101, 102, 104 पहुंच सकता है। लेकिन जब तक वाटर है तब तक टेम्परेचर 100 डिग्री है, तो आइसोथर्मल हुआ ना। बॉइलिंग, फ्रीजिंग, ये सारी प्रोसेसेस क्या होती हैं, आइसोथर्मल। अगर किसी आइसोथर्मल यानी फिजिकल चेंज, अगर किसी आइसोथर्मल प्रोसेस में आप देखोगे एंट्रोपी कितनी बढ़ रही है। अब मैंने पानी को उबाला, स्टीम, एंट्रोपी तो बढ़ी रही है, फैल रही है, स्टीम पूरे रूम में फैल रही है। मुझे एंट्रोपी निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगी, क्यू रिवर्सिबल आइसोथर्मल। आई होप आइसोथर्मल मैंने इनफ क्लियर कर दिया। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में जो क्यू यानी हीट इन्वॉल्व था, it can be evolved, it can be absorbed, this Q can be positive, this Q can be negative depending upon the process divided by that temperature, that's it। ये है फॉर्मूला। तो डेल्टा एस अगर मैंने सिस्टम का निकाला, फिर मैं सराउंडिंग का भी निकालूंगी। सोच के देखो बच्चों, कोई चीज अगर हीट इवॉल्व कर रही है, राइट, आप पानी को फ्रीज कर रहे हो, तो फ्रीज करने में क्या हो रहा है, इट इज लूजिंग इट्स हीट और धीरे 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 सॉलिडिफाई हो रहा है। तो इट इज नॉट डिस्ट्रॉइंग हीट, इट इज लूजिंग हीट टू सराउंडिंग। तो सराउंडिंग को तो वो हीट एब्जॉर्ब करनी पड़ी ना, तो वहां पे भी मेरे को एंट्रोपी अब निकालनी होगी, सिस्टम की हो सराउंडिंग की हो। फॉर्मूला सेम है, बस टेम्परेचर अलग अलग होगा। जो वाटर मैंने लिया है जिसको मैं ठंडा कर रही हूं और जो सराउंडिंग है, ऑफ कोर्स उनका टेम्परेचर तो सेम नहीं है। तो इसी के फर्स्ट कैटेगरी न्यूमेरिकल हम थोड़ी देर बाद लेंगे। सो क्यू रिवर्सिबल आइसोथर्मल बाय टेम्परेचर इज फॉर एंट्रोपी चेंज अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस एज वेल एज रिवर्सिबल। सिस्टम का अलग निकालना है, सराउंडिंग का अलग निकालना है, दोनों को ऐड करना है, तब जाके आपका एंट्रोपी चेंज टोटल आएगा। तो आपको अब एंट्रोपी चेंज 3 बात करनी है, सिस्टम की अलग निकालोगे, सराउंडिंग की अलग निकालोगे, एंड इन लास्ट दोनों को एल्जेब्रिक सम करके टोटल दोगे। जी भाई इसकी वजह से इतनी, क्योंकि मैं सराउंडिंग से सिस्टम को अलग तो कर ही नहीं सकती।
आफ्टर ऑल सिस्टम कुछ भी बना रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो वो सराउंडिंग का ही तो रिलेशन में है ना, सराउंडिंग को दे रहा है या सराउंडिंग से ले रहा है। तो फर्स्ट लॉ ने सराउंडिंग को तो इग्नोर ही कर दिया, जैसे है ही नहीं, तभी तो स्पॉन्टेनिटी का जवाब नहीं आया उनके पास। तो हाउ कैन यू इग्नोर सराउंडिंग? दैट्स व्हाई वी आर इंक्लूडिंग नाउ सराउंडिंग्स। फॉर्मूला क्लियर सबको? जो इतनी लंबी चौड़ी मैंने बात करी उसको डायग्रामेटिकली समझाती हूँ। सपोज दिस इज अ सिस्टम, क्या है अंदर? गैस है, लिक्विड है, एक्सपेंशन है, कंप्रेशन है, बॉइलिंग है, इग्नोर। अगर सिस्टम और सराउंडिंग ऐसे दिखने में होते, और सपोज करिए, तो ये कुछ मैं लिखवा नहीं रही, ये कॉन्सेप्ट दे रही हूं, सिस्टम ने हीट को जनरेट किया सराउंडिंग की तरफ, तो कैन आई से दिस इज एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक लिखा अब आएगा तो आपको अपने आप सिस्टम के आगे तो क्यू में क्या साइन देना पड़ेगा? माइनस क्यू। लेकिन सराउंडिंग ने क्या किया? उस हीट को एब्जॉर्ब किया, तो सराउंडिंग में प्लस क्यू करोगे। तो इसकी एंट्रोपी चेंज निकालना होगा तो मैं क्या करूंगी? माइनस क्यू बाय T1। उतनी ही हीट जितनी इवॉल्व की है उतनी ही सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब की है, ये भूलना नहीं। तो सराउंडिंग की अगर निकालनी हुई, दोनों तरफ मैंने सिस्टम लिख दिया है, यहां होना चाहिए था सराउंडिंग। सराउंडिंग में क्या होगा? सेम अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड। अगर 60 किलो जूल इसने इवॉल्व किया तो 60 किलो जूल ही एब्जॉर्ब किया, बिकॉज हीट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन टेम्परेचर अलग होगा, सराउंडिंग अलग टेम्परेचर पर थी, सिस्टम अलग टेम्परेचर पर था, तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। इतना परफेक्ट सिस्टम है ही नहीं कि जितनी इवॉल्व करी उतनी ही से सराउंडिंग को मिल जाए। बर्तन गर्म होने में नहीं वेस्ट होगी, सोच के देखो। अगर अंदर से बर्तन में कुछ गर्म है और उसने हीट बाहर फेंकनी है, तो पहले तो कंटेनर की वॉल गर्म होगी, उसमें ही कितनी हीट वेस्ट हो जाएगी। तो ऐसा अगर आप कर रहे हो ना, दोनों बराबर आ रही है, या तो वो परफेक्ट सिस्टम है जो नेचर में तो अभी तक मुझे मिला नहीं, मैं क्रिएट ही नहीं कर सकती। सो डेल्टा एस सिस्टम निकाला, डेल्टा एस सराउंडिंग निकाला, दोनों का एल्जेब्रिक सम किया, ऑफ कोर्स जीरो नहीं आएगा। अगर आएगा, आना है, वो भी आना है, बट अभी नहीं आएगा, विल टेक सम टाइम। अगर आना है तो क्या होगा वो भी बात करूंगी मैं, बट एट अंडर दीज कंडीशन तो नहीं आ रहा। जब टेम्परेचर सिस्टम सराउंडिंग, थियोरेटिकली इस बात के लिए तैयार रहिए, अगर सिस्टम और सराउंडिंग सेम टेम्परेचर पे है, बच्चों एक बार देखना, लिखना नहीं, देखना, सिस्टम सराउंडिंग सेम टेम्परेचर पर है तो जितनी हीट इधर से इधर जा रही होगी उतनी हीट इधर से इधर आ रही होगी, थर्मल इक्विलिब्रियम होगा दोनों में। जब दोनों ही सेम है और इंसुलेटेड कंटेनर नहीं है, इंसुलेटेड वॉल्स नहीं है, हीट तो वो फेंकेगा बट उतनी ही हीट वापस भी करेगा, उसको इक्विलिब्रियम कह देते हैं। थर्मोमीटर यही तो है, और क्या है थर्मोमीटर? आप थर्मोमीटर अपने मुंह में लगाते हैं, थोड़ी देर बाद क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जितना मेरी बॉडी का टेम्परेचर होगा उतना थर्मोमीटर में आ गया होगा। इनिशियली तो क्या है, बॉडी गर्म है, थर्मोमीटर के अंदर हीट गई, और विद इन अ मिनट क्या होगा? थर्मोमीटर की हीट और आपकी बॉडी की हीट। सिस्टम क्या है आपके लिए? थर्मोमीटर। सराउंडिंग क्या है? ह्यूमन बॉडी। दोनों की हीट जब बराबर हो गई तो ये थोड़ी कि टेम्परेचर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। अब क्या होगा? थर्मोमीटर उतनी ही हीट वापस देगा बॉडी को, बॉडी उतनी ही हीट देगी उसको, जिसको कहते हैं हम थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया। अब थर्मोमीटर निकाल लीजिए, आपकी बॉडी के बराबर इसका टेम्परेचर पहुंच गया। तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम सिचुएशन में यस इट विल बी जीरो। जब इक्विलिब्रियम होगा तब जीरो होगा, अदरवाइज नहीं। तो कैन आई से कि मेरे को याद रहेगा T1 और T2 बराबर नहीं है, तब डेल्टा एस टोटल कैसे निकालना है। और जब बराबर है फॉर्मूला लगाओगे ना, जब बराबर है थर्मल इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा एस विल बी जीरो, जब दोनों साइड टेम्परेचर बराबर है तो। अंडरस्टूड? ये चीज ध्यान रहेगी सबको कि सिस्टम, अब मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगी तो उसमें सिस्टम की अलग निकालेंगे, सराउंडिंग की अलग निकालेंगे, ऐड तुम लोग करोगे, एंट्रोपी निकालने तक मैं करवाऊंगी। यानी अगर डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव आया तो मुझे देखना होगा, नेगेटिव आया तो मुझे देखना होगा, जीरो आया तो भी मुझे देखना होगा। एक चीज तो हमने देख ली, इफ, बहुत ध्यान से इसे नोट करिएगा, इफ डेल्टा एस इज टोटल ऑफ कोर्स इज जीरो, मतलब सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है। अब कुछ नहीं हो रहा है इसमें, इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है, दोनों का टेम्परेचर बराबर हो चुका है, नेट चेंज बाहर से देखने वाले के लिए जीरो है, कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो गया। तो इफ डेल्टा एस टोटल इज जीरो, मतलब सिस्टम हैज, सॉरी, द होल यूनिवर्स हैज अराइव्ड टू इक्विलिब्रियम, सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग।
व्हाट इफ डेल्टा एस पॉजिटिव हो, मेरी क्लास बताए, अब तक सुना है तो डेल्टा एस टोटल अगर पॉजिटिव है तो एंट्रोपी बढ़ रही है। ये चेंज कुदरत में स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस? जितना मैंने आपको बताया उससे आप क्या जवाब दोगे? स्पॉन्टेनियस, क्योंकि मैं यही भूमिका आज बना के चली हूं कि आप बच्चों को पता हो whenever entropy is increasing that is nature। ये क्लास में इसको काउंटर करेंगे, ऐसा नहीं है कि काउंटर नहीं करेंगे, आज तो हम यही बात मानेंगे, जहां जहां एंट्रोपी बढ़ रही है वही चेंज नेचर में क्या है? स्पॉन्टेनियस। और इसमें मैं अगली क्लास में कोई चेंज नहीं करने वाली, सो इसलिए ये मत सोचना नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ चेंज होगा, नो वेज। अब हम चैप्टर के एंड पे जा रहे हैं, तो सच चेंजेस आर स्पॉन्टेनियस। विच चेंजेस आर स्पॉन्टेनियस? जहां भी आज के बाद डेल्टा एस पॉजिटिव देखोगे आपके लिए वो चेंज क्या है? स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो क्या होगा ऑटोमेटिकली? दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये कंडीशन पे पहले 17-18 ऑब्जेक्टिव में 3-4 क्वेश्चन इसी पे मिल जाएंगे, जो मैं भी दिखा भी रही हूं आपको। क्लियर है सबको ये? अब थर्मोडायनेमिक्स तक तो ठीक है, ये लगा दिया, मुझे थर्मोकेमिस्ट्री में लगाना है। पानी उबालने तक, मेल्ट करने तक तो डायनेमिक्स चलेगा, लेकिन किसी रिएक्शन में मैं कैसे निकालूंगी एंट्रोपी चेंज? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन इज, ये आपको क्वेश्चन में अगर दे रखा होगा तो डेल्टा एस तो निकाल सकते हैं, आज करेंगे, उसकी भी कोशिश करेंगे। जो पिछला फॉर्मूला था वो किसके लिए था बच्चों? anything, any physical change happening at constant temperature in reversible conditions। तब डेल्टा एस क्या था? Q रिवर्सिबल बाय T। अगर कोई रिएक्शन लाओगे तो डेल्टा एस ऐसे निकालना है। डायनेमिक्स से केमिस्ट्री में आने का मतलब तो यही है। नाउ इफ ऑल ऑफ अस कैन कंक्लूड कि यस मेरे को ये 2 सेट्स ऑफ फॉर्मूला पता होने चाहिए, अब इस सेट को देख के मुझे ये क्वेश्चन मार्क फिल करवाओ। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, मैंने इस तरह से कर दिया। This is also an objective question in your DPP. I thought of asking you in this way. अगर सिस्टम की एंट्रोपी चेंज है ये फेयर, माइनस क्यू का मतलब समझ गए होंगे। सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज है ये, प्लस क्यू का मतलब समझ गए होंगे। इफ T1 इज बड़ा, अगर T1 बड़ा है तो ये टर्म क्या होगी? छोटी। ये टर्म छोटी होगी, एल्जेब्रिक सम में एंट्रोपी का साइन क्या आएगा? अगर मैंने टोटल पूछी होती तो क्या इन दोनों को देख के आप ये कह सकते हो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती कि नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये बताइए जी किसकी ज्यादा? सिंपल मैथमेटिकल में बता सकते हैं। सिस्टम माइनस साइन के हिसाब से नहीं पूछ रही मैं, वैल्यू के हिसाब से पूछ रही हूं, राइट? तो जब ये छोटा है, सॉरी ये बड़ा दिया, ये बड़ा है, तो ये क्या होगी? वैल्यू छोटी होगी। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भर रखे हैं मैंने डीपीपी में, क्योंकि आए वो वही है। आ जाएगा सबके पास ये कॉन्सेप्ट की क्या बात की है, फॉर्मूले की प्रैक्टिस कराइए, और तो क्या किया है मैंने अब तक। चलिए अब थोड़ा पेन पेपर को आराम दीजिए। कम से कम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में 7 से 8 क्वेश्चन डीपीपी में इसके ऊपर है। मेरी क्लास में तो दिखाऊंगी भी नहीं, वो इतने आसान है, मैं यहां कराऊंगी। प्रिडिक्ट द साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज। माई क्लास। अनस करो शुरू। NaCl को एक्वस में डाल के डिसोसिएट किया, डिसॉल्व किया, इस चेंज में क्या लगता है एंट्रोपी बढ़ेगी कि घटेगी? ओजस। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ अगर थोड़ी देर से आप मेरी बात सुन रहे हैं तो ये है एंट्रोपी माने रैंडमनेस इंक्रीज करेगी। क्यों? यस अनस, क्यों नहीं? और कब लाओगे कॉन्फिडेंस? अच्छा ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता है अनस? गलती तो होते हैं तुम्हारे सामने, सारी क्लास कितनी गलत होती है। आज तो गुरताज नहीं है, मोक्ष नहीं है, कितने गलत होते हैं ना। सीधा कॉन्फिडेंस यार, क्या प्रॉब्लम है? यहां गलत नहीं होगे तो किधर होगे फिर? आप ये सोचिए सॉलिड बंधा हुआ था NaCl, वाटर में आते ही इट इज फ्लोइंग, तो रैंडमनेस थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा बढ़ी, तो डेल्टा एस इज पॉजिटिव। स्कूल पेपर में एक क्वेश्चन पक्का इसका आता है, और मेरे सब्जेक्टिव टेस्ट जो संडे को है उसमें भी आएगा। माहिर, प्लस की माइनस? प्लस। एक सॉलिड एक गैस। सॉलिड से अगर मैं गैस की तरफ जा रही हूं, डेफिनेटली डेल्टा एस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो साइन तो प्रिडिक्ट कर ही लेंगे। स्टिल सनत
पॉजिटिव, क्योंकि बंधे हुए दो बॉन्डेड एटम्स को मैं क्या कर रही हूं, नेसेंट एटम्स, अब बंधे हुए नहीं है, भाग लिए, वो जो बीच में थी एक्सटर्नल एजेंसी बॉन्ड बनाने वाली वो हटा दी, तो रैंडमनेस इसमें भी क्या होगी, बढ़ेगी। कहीं आपको ऐसा ना लगे सारे डेल्टा एस पॉजिटिव केस दिए जा रही हूँ, ठीक है। बॉइलिंग ऑफ एग, सोचो क्या होता है बॉइलिंग ऑफ एग। अब थोड़ा रियल लाइफ में आते हैं, दिख रहा है सबको, दिस यहां से यहां आने में, ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड, यहां से यहां आने में मुझे बताइए एंट्रोपी का क्या हो रहा है। अब आप ना गेस कर लोगे, यही चाहिए, एक्सटर्नल एजेंसी लग रही है, बट क्या हो रहा है, रीजन, असर्शन बिल्कुल सही आपने गेस किया, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। इसमें भी पॉलीमर्स हैं जो एक दूसरे के साथ इस तरह से इंटरलिंक्ड हैं, क्रॉस्ड हैं। इलास्टिसिटी क्या होती है, थोड़ा सा प्रेशर लगा के खींचो तो सारे एक लाइन में आ जाते हैं, बट अभी भी उनमें बॉन्ड बने हुए, आप छोड़ोगे तो वो वापस बॉन्ड उसको वापस खींच लेंगे। सी द स्ट्रक्चर, एंट्रोपी डिक्रीज हुई, जबकि यूं करने में मुझे लगता है रबर फैल गया, तो एंट्रोपी कहीं मैं इंक्रीज ना बता बैठूं, एंट्रोपी इसमें डिक्रीज हुई। ये फॉर्मूला चेक कर लो, ये क्यूपी डेल्टा एच क्या हम सबके पास है, और यही मैंने डीपीपी की शुरुआत में लिखा है। तो चलो पहले तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस बताओ मेरे को। डीपीपी 7 का थर्ड क्वेश्चन सब्जेक्टिव, पहले जो बहुत बेसिक क्वेश्चंस की मैं बात करूं, तो अगर थर्ड क्वेश्चन में पढ़ूं तो मेरे साथ जरा देखिएगा। अ हीटेड कॉपर ब्लॉक एट 130 डिग्री सेंटीग्रेड लूजेस 340 जूल्स ऑफ इट्स हीट टू द सराउंडिंग्स विच आर एट 32 डिग्री सेंटीग्रेड। सराउंडिंग का टेम्परेचर भी दे दिया और कॉपर ब्लॉक का टेम्परेचर भी दे दिया और कितनी हीट का आना जाना है वो भी दे दिया, और 3 पार्ट्स बोल दिए। सिस्टम की हीट बताओ यानी कॉपर ब्लॉक की एंट्रोपी, सराउंडिंग का एंट्रोपी बताओ चेंज ऑफ कोर्स, और टोटल एंट्रोपी चेंज बताओ। चौथा पार्ट ये भी डाल देंगे अगली क्लास में, ये स्पॉन्टेनियस है कि नहीं ये भी बताओ, वो तो आज भी डाल सकते हैं, आज भी आप जवाब दे देंगे। सो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप थोड़ा सा अपने लिए डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस कर लेंगे ना, इट विल बी अ केक वॉक। कि कॉपर ब्लॉक जो कितने टेम्परेचर पर था 130 पे, उसने क्यू सिस्टम के बाहर कितनी फेंकी है 340 जूल या किलो जूल जो भी हो। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 32 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका करने के बाद आपसे 2 गलती हो सकती है, या तो कैलकुलेशन या आप टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना भूल जाएं, बिकॉज इट इज कैपिटल की। तो कैपिटल टी है तो मेरे को मेरे को टेम्परेचर किस में करना है, केल्विन में। सो चेक, सिस्टम ने इतनी हीट लूज करी ऑल ऑफ यू डिवाइडेड बाय दैट टेम्परेचर, आंसर किस में आया माइनस में, जितना भी। सराउंडिंग ने उतनी ही हीट एब्जॉर्ब करी इफ, ये तो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है इसलिए मैं अपना अभी नहीं इस बात पे हेडेक लगा रही। यहां पर कितना आएगा टेम्परेचर, जो 32 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा था मैंने उसको केल्विन में कन्वर्ट किया 305 केल्विन, ये माइनस में आया ये प्लस में आया। अभी दिख रहा होगा आपको नेट सम क्या होगा, नेट सम विल कम इन पॉजिटिव और नेगेटिव, वो अपनी क्लास डिसाइड कर लेगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, देखिए यही है क्वेश्चन 4, फेज चेंज है क्वेश्चन 4 में, चेक करना। फेज चेंज में कौन सा फॉर्मूला लगता है वो देख लिया। कोई भी फिजिकल चेंज, हीट का एक्सचेंज हो, फेज चेंज हो, उसमें है तो सारे फिजिकल चेंजेस, चीज ठंडी हो रही है या चीज उबल रही है या चीज फ्रीज हो रही है, ये सारे फिजिकल चेंजेस हैं। करिए क्वेश्चन 4 और मैच करिए, मैंने कोई गलती तो नहीं करी, चेक। डेल्टा एच भी दे दिया, डेल्टा एस भी दे दिया और पूछा है भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट निकालो। अब इकलौता फॉर्मूला है मेरे पास, 3 में से 2 वेरिएबल देके तीसरा पूछना है मैंने बस। फॉर्मूला याद है मेरे को, एक तो रिएक्शन वाला प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट और एक डेल्टा एच बाय टी। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस अगर आप ले आए फिर से डायनेमिक्स, तो उस सिचुएशन में डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होगा। अगर ऐसी कोई, क्योंकि गैस एक्सपेंड कर रही है तो एंट्रोपी बढ़ रही है, गैस कंप्रेस कर रही है तो एंट्रोपी घट रही है, तो मेरे को एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला वहां भी चाहिए। वो कोई वैसा चेंज तो है नहीं फिजिकल चेंज की मेल्टिंग हो रही हो फ्रीजिंग हो रही हो, तो फॉर्मूला तो जी सेम है। क्योंकि आइसोथर्मल, जहां पर बच्चों तुम आइसोथर्मल देखने वाले हो ना कांस्टेंट टेम्परेचर, फॉर्मूला यही होगा फिर कुछ भी हो चाहे। अगर आइसोथर्मल चेंज हो रहा है तो फॉर्मूला तो बेटा यही यूज होना है।
ठीक है जी, आइडियल गैस ली थी आपने, तो डेल्टा यू जीरो होगा, सबको याद है। मेरे को असल में क्यू की वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा यू अगर जीरो होगा तो फर्स्ट लॉ से मैं कह सकती हूं क्यू इज दिस, क्यू इज माइनस डब्ल्यू। एवरीवन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था फॉर एक्सपेंशन? रिमेंबर एवरीवन, जब वर्क डन का फॉर्मूला ये मैं यहां पुट करूंगी, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो लेगा, यहां क्या आ जाएगा? दिस इज क्यू रिवर्सिबल। अब ये क्यू रिवर्सिबल आप यहां पुट करोगे तो टी कट जाएंगे, चेक, मैंने थोड़ा ज्यादा लाल लाल कर दिया इसको, बट क्यू रिवर्सिबल ये है। अब डेल्टा एच या क्यू रिवर्सिबल एक ही बात थी, क्यूपी बाय टी, ये वाला टी और ये वाला टी कट जाएगा जब वैल्यू पुट करूंगी। दिस इज माई एंट्रोपी फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ आइडियल गैस। नोट डाउन, 60 जूल इज गिवन आउट फ्रॉम इतने ग्राम ऑफ वाटर। पक्का गर्म पानी लेके आई हूं मैं, जिसने इतनी हीट गिवन आउट, अंडरस्टूड किसको गिवन आउट? सराउंडिंग्स को। एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इन सराउंडिंग एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर कौन से टेम्परेचर पे था? 30 डिग्री। सराउंडिंग कौन से टेम्परेचर पे थी? 25 डिग्री। भाई यूनिवर्स की निकालो फटाफट, डेल्टा एस सिस्टम सराउंडिंग करना है। मैंने गलती, कैसे गलती? यूनिट का ध्यान अगर नहीं दिया। यूनिट क्या थी? पर मोल। तो अगर मेरे को पता है यहां पर मेरे को डेल्टा एच 60 जूल नहीं आंख बंद करके पुट करना, मेरे को पर मोल निकालना है। जब 600 ग्राम वाटर से 60 जूल निकली है तो एक मोल से कितनी निकलेगी? एक मोल में कितना होता है वाटर? 18 ग्राम। पहले तो मैंने 600 से डिवाइड करके 1 ग्राम के लिए निकाला, फिर मैंने 18 से मल्टीप्लाई करके 18 ग्राम के लिए निकाला, एंड यू कैन सी कैलकुलेशंस वेरी इजी। सो ये कितना आएगा? 1.8 जूल। रेस्ट यू पीपल कैन डू। एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन फॉर्मूला लिखवा चुकी हूं, इसलिए आप चाहे दोबारा ना भी लिखें, आपको डीपीपी भी दे रखा है। फॉर्मूला इज दिस, एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट इज एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन। पहली बार एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाई दे रही है मेरे को, आदत है डेल्टा की इस केस में, पहली बार कहीं एब्सोल्यूट वैल्यू दिखाई देनी शुरू हुई है, दैट टू थर्मोकेमिस्ट्री में। ठीक है, देखिए रैंडमनेस शब्द को आगे जाके हमने एक चीज से जोड़ा है, डिसऑर्डर। कह सकते हो रैंडमनेस इज डिसऑर्डर। डिसऑर्डर, आपने एक प्रोवर्ब बहुत सुना होगा, एक बहुत कॉमन सेइंग सुनी होगी, नोबडी इज परफेक्ट। कहां से आई वो थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है। थर्ड लॉ की जो स्टेटमेंट देके चैप्टर हम क्लोज करेंगे, नथिंग इज परफेक्ट इन नेचर। हर जगह कुछ ना कुछ डिसऑर्डर मिलेगा, हर जगह कुछ ना कुछ रैंडमनेस मिलेगी, फिर चाहे आप डायमंड जैसा क्रिस्टल भी ले आइए, जिसको हम मानते हैं बहुत अच्छा क्रिस्टल है। परफेक्ट से परफेक्ट क्रिस्टल आप क्लेम करते हो, उसमें भी डिसऑर्डर होता है। तो यूजुअली कहा जाता है कि नेचर में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, वहीं से ये सेइंग आई है नोबडी इज परफेक्ट, बिकॉज किसी की भी एंट्रोपी जीरो नहीं मिली। जब एंट्रोपी जीरो नहीं है मतलब रैंडमनेस जीरो नहीं है। रैंडमनेस का मतलब क्या है? किसी तरह का डिसऑर्डर। तो अगर मैं अपनी तरफ से लैब में बहुत प्रिसाइज कोई क्रिस्टल बना के भी लाऊंगी ना, मुझे पता है उसमें एक आधा कैटायन एनायन खिसका हुआ होगा अपनी जगह से, कहीं ना कहीं वॉइड छूटा हुआ होगा, कहीं कुछ ज्यादा आया हुआ होगा। डिसऑर्डर इज मैंडेटरी इन नेचर। थर्ड लॉ की ये स्टेटमेंट आएगी, तो वो भी हम पहुंचेंगे, इसी एंट्रोपी से पहुंचेंगे। ठीक है, तो एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन आ गया। अब मैं आपको एक रिएक्शन में इस बात को अप्लाई करवाती हूँ, पहले ध्यान से पूरा देखेंगे फिर करेंगे। आई डाउट ये भी डीपीपी में नहीं है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस में एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन, एक रिएक्शन दे दिया। पहले तो मैं बैलेंसिंग देखूंगी भाई, मुझे पता है बैलेंसिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस्ड है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसका दे रखा है, कर लो ना बैलेंस्ड, कर लेंगे बैलेंस। 2 मिनट दीजिए, बिल्कुल सही कह रहे हो, 4 आएगा भाई, करोगे बैलेंस तुम लोग। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है, राइट। अब सोच के देखो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी है और यहाँ 2 है, मेरे को तो वही मामला खटक रहा है, राइट। तो जो भी होगा आगे देखते हैं। आपको पता है बैलेंस्ड नहीं है, फिर आपको ये भी पता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखी थी वो पर मोल की दे रखी होती है। तो यहाँ पे अगर मैंने 2 लिखा है तो यहाँ सर्टेनली 4 आएगा, वो सब आएगा, पर यहाँ 2 मोल बन रहे हैं, मेरे को ये भी ध्यान देना पड़ेगा। एनीवेज, एंथैल्पी ऑफ आयरन ऑक्सीजन और आयरन ऑक्साइड, जैसे हम एंथैल्पी देते थे वैसे अब क्या दे रहे हैं? एंट्रोपी।
जैसे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया करते थे वैसे ही अब हम एंट्रोपी दे रहे हैं इन सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, दे दी आपको रिस्पेक्टिवली। यूनिट्स भी देख लो। पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है एंट्रोपी ऑफ द, ये चेंज स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, छोड़ो ये पूछा है। डेल्टा एस के साइन से बताओगे चेंज स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, तो यानी सीधी साफ बात, इफ आई आस्क यू इज दिस चेंज स्पॉन्टेनियस, अब इसमें मेरे को सिर्फ डेल्टा एस का साइन और वैल्यू देनी है, ये समझ लो आप। डेल्टा एस कौन सा, टोटल, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों निकालने पड़ेंगे आपको। अकेले रिएक्शन के डेल्टा एस से दे दिया तो उल्टा आंसर आएगा। तो करते हैं चेक जी। तो सबसे पहले सिस्टम क्या है मेरे पास, रिएक्शन, सिस्टम इज रिएक्शन। अब देखना मैंने वैल्यू पुट की है, मुझे इतनी पास से नहीं दिखाई देगा, आप देखो मैंने बैलेंसिंग के हिसाब से किया है, 4 3 वो टर्म्स यूज करिए, प्लीज चेक। मेरे को उतरना पड़ेगा देखने के लिए, तो मतलब मैं ऊपर बैलेंसिंग कर दूं, यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे चेक आई हैव टेकन केयर ऑफ वैल्यू पुट करने में। तो यानी कि मेरे को बैलेंस देनी चाहिए थी, मैंने बैलेंस देनी चाहिए थी। तो क्या सभी लोग रिएक्शन की एंट्रोपी निकाल के बैठ गए, -551.5, ये थी रिएक्शन की। इसको देख के जवाब दे दिया तो आप क्या बोलोगे, स्पॉन्टेनियस है, यही गलती होगी। अब आपको क्या चाहिए, सराउंडिंग। सराउंडिंग को कितनी हीट फेंकी है इसने, मैंने ये तो नहीं लिखा, यही लिखा है ना, तो फिर यहां पे परमोल नहीं होगा बच्चों। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से उतारा है, यहां परमोल नहीं होगा। जो भी था इस रिएक्शन का एंथैल्पी दे दिया, और ये फॉर्मेशन भी नहीं होगा, फ्यूजन होगा, जो भी होगा आप कुछ भी कहिए, कंबशन होगा, ठीक है, क्योंकि आयरन कंबस्ट ही हो रहा हो, कुछ भी, इस रिएक्शन की मैंने आपको एंथैल्पी चेंज दी थी। मुद्दा ये है रिएक्शन की एंट्रोपी देके उसकी स्पॉन्टेनिटी नहीं बतानी होती। रिएक्शन की एंट्रोपी निकालने के बाद आपको किसकी एंट्रोपी निकालनी है, सराउंडिंग्स की। सराउंडिंग में डेल्टा एच कितना है, क्योंकि ये किलो जूल में था और शायद यहां आंसर जूल में आ रहा है, तो मैंने अपने आप को चेक किया, भाई अब सब कुछ जूल में निकालना शुरू कर दो। तो मैंने किलो जूल को किस में कन्वर्ट किया, जूल में। बाहर का टेम्परेचर क्या था वो भी क्वेश्चन में दे रखा होगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या था वो मेरे को गिवन होगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि यहां पर नॉट लगा हुआ है, तो मैंने 25 डिग्री माना, ऑफ कोर्स 298 केल्विन किया, आंसर आया प्लस में। कौन सी वैल्यू बढ़ी है, यहीं से क्वेश्चन खत्म हो रहा है। तो डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव। डेल्टा एस पॉजिटिव है मतलब यस दिस चेंज इज स्पॉन्टेनियस। चलिए अब भाई एनसीईआरटी का तो हो गया एंट्रोपी। यहां के बाद आपको जो भी मैं पढ़ा रही हूं वो संडे टेस्ट का हिस्सा नहीं है, ये सारा अब कंपटीशन ओरिएंटेड चल रहा है। सो इफ एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन लाते आप, तो उससे पहले एक बार मैं सोच लूं भाई डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या था मेरी क्लास, डेल्टा एस इज क्यू रिवर्सिबल बाय टी, यही था फॉर्मूला। इफ एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक होता है तो क्यू क्या होता है बच्चों, जीरो। एडियाबैटिक है, क्यू जीरो है, तो फिर तो ये भी जीरो हो जाएगा, क्यू बाई टी था, तो डेल्टा एस इज ऑल्सो जीरो। तो क्या कह सकती हूं मैं, ऐसी प्रोसेस जहां एंट्रोपी ही कांस्टेंट हो गई। आपने आइसोबारिक पढ़ लिया, आइसोकोरिक पढ़ लिया, आइसोथर्मल, पता नहीं कितने आइसो पढ़ डाले, वो आइसो जो अब ला रही हूं वो तब नहीं दे सकती थी, आपके सामने एंट्रोपी वर्ड ही नहीं आया था। ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसो एंट्रोपिक। अगर एडियाबैटिक है, भाई क्यू का ही लेन देन नहीं हो रहा तो काहे का क्यू बाई टी, तो उसको मैं क्या बोलूंगी, डेल्टा एस इज जीरो मीन्स एंट्रोपी चेंज इज नॉट हैपनिंग। If entropy change is not happening means entropy is constant. It means what? The process is isoentropic. तो कोई इशू तो नहीं आएगा इसमें, बस टर्म नहीं थी। ओके अगर फ्री माने वैक्यूम, वैक्यूम माने वर्क डन इज जीरो, फ्री इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो, थोड़ा ध्यान से यहां कुछ फंसेगा। अगर फ्री इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक का मतलब होता है क्यू अभी भी जीरो है, बट क्योंकि ये फ्री है यहां वर्क डन भी नहीं होगा। क्योंकि ये फ्री है तो यहां वर्क डन भी नहीं हो रहा, एडियाबैटिक है तो क्यू भी जीरो है, तो मुझे लगता है तीनों ही चीज जीरो हो गई, बट ये है इरिवर्सिबल। तो ये याद रखेंगे आप, ऐसे केसेस में एंट्रोपी चेंज जीरो नहीं होता है। जब इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन है फैल रही है गैस,
इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है, ऐसे केस में हमेशा एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव. दिस कैन बी अ पेन फॉर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन. दिस कॉन्सेप्ट कैन बी पेन. तो बहुत ध्यान से. फ्री मतलब वैक्यूम, वैक्यूम के अगेंस्ट तो कोई भी गैस जाएगी तो वर्क डन जीरो ही है. ठीक है, यानी कि अगर कोई मेरे को याद दिलाया, जो मैंने ऊपर याद दिलाया मैंने फिर लिख दिया, डेल्टा एस तो क्यू बाई टी होता था. क्यों यहां पर क्यू को मैंने जीरो नहीं पुट किया? बार बार मेरी इच्छा हो रही है, एडियाबैटिक है, आपकी भी इच्छा होगी, भाई मैम यहाँ क्यू आप जीरो क्यों नहीं पुट कर देते? काश आप जीरो पुट कर दो तो डेल्टा एस इसका भी जीरो, मेरे को दो हेडिंग नहीं बनानी पड़े. क्योंकि एक छोटी सी बात जो आप शायद आपने ध्यान दी हो, भूल गए हो, ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल था और इधर क्या है? तो ये फॉर्मूला इरिवर्सिबल में लगा कि तुम कैसे सही एक्सपेक्ट कर सकते हो. बार बार कह रहे हैं क्यू इज रिवर्सिबल. तो यहां जब ये रिवर्सिबल के लिए था, इफ हीट इज इन्वॉल्व रिवर्सिबली, तभी मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकती हूँ. अच्छा फिर बताओ जी, इरिवर्सिबल में क्या इस्तेमाल करेंगे? इरिवर्सिबल के लिए पहली बार मेरे सब्जेक्ट में फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ 2 साल में पहली बार मैं इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी फेस करती हूँ. मैथ्स फिजिक्स में शायद बहुत आती होगी, बट इनइक्वालिटी भी कुछ होता है. एक और जगह हमने फेस किया है वैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बट वहां ना अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लेके काम चल गया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में. तो मेरे को सॉल्व करने में तो इनइक्वालिटी यूज ही नहीं करनी पड़ी. अगर कहीं देखो तो सिर्फ स्टेटमेंट में दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो वहां पे हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कर गए, हमने इनइक्वालिटी को ध्यान नहीं दिया. यहां इनइक्वालिटी की इक्वेशन आती है, अगेन अ स्टेटमेंट. ऐसे केसेस में हमेशा क्यू बाई टी से डेल्टा एस बड़ा होगा, जीरो से बड़ा. जीरो ही होगा ना क्यू. तो एडियाबैटिक का मतलब क्या है बच्चों? एडियाबैटिक का मतलब है जीरो पुट कर दो, कर दिया जीरो पुट, लो जी अब आया ग्रेटर देन जीरो. आई होप आप लोग इसको समझ पाए हो. चेक. और इत्मीनान से नोट करिए, बहुत ज्यादा इसमें सवाल नहीं, इत्मीनान से नोट करिए इसको. और है कुछ ऊपर इसके? ओके, यस यस यस, इसे अच्छे से नोट करिए. इट कैन बी अ पेन फॉर योर स्टेटमेंट्स. रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के लिए फॉर्मूला अलग है. रिवर्सिबल के लिए इक्वालिटी वाली इक्वेशन है, इरिवर्सिबल के लिए इनइक्वालिटी वाली है. जीरो भी नहीं हो सकती. यस, यही कह सकते हैं और यही पकड़ी जाती हैं चीजें. एक्चुअली हम क्या सोचते हैं, 4 स्टेटमेंट आएंगी ये एक ही टॉपिक को लेके. नहीं, 4 स्टेटमेंट आती हैं अलग अलग टॉपिक को लेके. किसी में एंथैल्पी, एक स्टेटमेंट में एंथैल्पी को पूछ रखा है, एक में एंट्रोपी को, एक में गिब्स एनर्जी को, एक में क्यू को. चारों वक्त करते वक्त तब समस्या पड़ती है. फॉर जेई एंड नीट बहुत ध्यान से, एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस with changes in pressure, volume and temperature. अगर किसी क्वेश्चन में गैस के लिए, ये आखिरी टॉपिक आखिरी पढ़ा रही हूं, उसके बाद क्वेश्चंस हैं. एक गैस को आइसोथर्मली एक्सपैंड कर रही हूं मैं, या मैं प्रेशर कांस्टेंट कर रही हूं और टेम्परेचर बदल रही हूं, एनी चेंज पीवीटी में कुछ भी चेंज हो, एक ही फॉर्मूला ट्वीक होता जाएगा. और किसी एक सेट की मैंने डेरिवेशन दे दी, किसी को हो कि नहीं मुझे डिराइव करना भी बताओ, आपने कैसे याद करने को कह दिया, तो मैंने डिराइव भी कर दिया, उसके बेसिस पे सारा कर लोगे आप, इफ समबडी इज इंटरेस्टेड. अदरवाइज एक मोल के लिए, अगर एक मोल ना होता तो यहां मैं एन कर देती बच्चों, राइट? एनआरटी होता है ना, तो एन कर देती. बट इफ इट इज 1 मोल तो मैंने एन नंबर ऑफ मोल्स नहीं लिखा. एक्चुअली डेल्टा एस एक आइडियल गैस के लिए टोटली कैसे निकाला जाता है? CV, आई होप वी ऑल नो, QV की जगह यहां पर क्या होता, वैसे फॉर्मूला देखो तो Q बाई टी तो होता है, और आपको मैं एक क्लास में Q की जगह CVDT करवा चुकी हूं. QV की जगह CVDT, QP की जगह CPDT. डू वी रिमेंबर दिस थिंग? ये मैं दोबारा लूंगी हीट कैपेसिटी की क्लास, जो सिर्फ जेई और नीट के बच्चों के साथ होगी. पहले जरा बेसिक चैप्टर खत्म हो ले, उसमें ये चीज फिर से आएगी जीरो से, कि कोई भूल भी गया हो तो CVDT जो था, CVDT क्या था? चेंज इन टेम्परेचर. उसको मैंने नेचुरल लॉग में लिखा है T2/T1 प्लस R नेचुरल लॉग V2/V1 या
P1 by P2, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर का चेंज तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन दोनों में से कोई भी एक लिख लेंगे। दिस इज एक्चुअली गिवन टू मी इन डेफिनेशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो डेल्टा एस होना चाहिए ये। अब मानो क्वेश्चन की कंडीशन है कांस्टेंट टेम्परेचर, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला चूज करना होता है विच ऑफ द फॉर्मूला इज इनकरेक्टली गिवन। अगर तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, T2 by T1 सेम, ये टर्म 0, log 1 क्या होता है 0, ये टर्म तो उड़ जाएगी पूरी, क्या बचेगी अकेली ये टर्म, देख लीजिए। इफ टेकन एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो ये टर्म 1 हो जाएगी, ये टर्म 1 हो गई तो ये कंप्लीट 0, क्या बचेगा सिर्फ ये। और यही अगर कोई मेरे को कांस्टेंट प्रेशर पे पूछता तो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो सेम ही बात होती है। तुम कांस्टेंट वॉल्यूम रखोगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट रखोगे तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कांस्टेंट है, तो वो तो दोनों में ही सेम हो जाएगा। बस फर्क क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम में CV इस्तेमाल होगा, कांस्टेंट प्रेशर में CP इस्तेमाल होगा। ये तीन फॉर्मूला, दिस इज टोटल ओरिजिनल, इनसे टूट टूट के ये तीन कंडीशंस में फॉर्मूला मेरे पास आया। तो मैं ये नहीं कह सकती कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला सेम था, एक चेंज था ना CV और CP का, तो वही Q by T तो चल रहा है। देखा जाए Q को मैंने CV की टर्म्स में दे दिया बस, यानी कि एडियाबैटिक लूंगी तो फिर तो मैं करा के आई हूं, रिवाइज पूरा कलेक्ट कर रही हूं एक स्लाइड पे, ताकि अगली स्लाइड से मैं 2-3 क्वेश्चन लेके क्लास क्लोज करूं। एडियाबैटिक में क्या होता है 0, एडियाबैटिक में तो 0 ही होगा बच्चों, इरिवर्सिबल नहीं ऑफ कोर्स, ऊपर हेडिंग मत भूलना, रिवर्सिबल चल रहा है। रिवर्सिबल में एडियाबैटिक लोगे तो इक्वालिटी वाली इक्वेशन लगनी है, और व्हाट इट बिकम्स, इट विल बी अगेन आइसो एंट्रोपिक। और अगर फेज चेंज होता है फिर तो पता ही है फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ये सारे फॉर्मूला एक साथ एक स्लाइड पे मैंने लाके दिए, पहले LHS वाले पार्ट को नोट करिए। ये फॉर्मूला डिराइव या अंडरस्टैंड करना है, एक अंडरस्टैंड हो जाएगा तो बाकी भी हो जाएंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड। डेल्टा एस QP by T था बच्चों, ऑल ऑफ यू। मैं फ्रेश डिराइव करती हूँ, मैं नहीं मानती आपके इस फॉर्मूले को, मुझे तो रिलेट करना है सिंपल से। तो डेल्टा एस इज QP by T, और ये चल ही रहा है कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे चल रहा है तो मेरे को पता है क्या आने वाला है, बट स्टिल अगर नहीं पता तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ इसको, देखिए फ्रॉम हीट कैपेसिटी, नॉट फ्रॉम दिस। Q क्या होता है, कितनी एनर्जी हीट लगी या रिलीज हुई अगर n मोल्स ऑफ अ गैस और अ कॉपर का टुकड़ा और एनीथिंग का 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, अगर 1 डिग्री के लिए इतना लगता है, तो यही कराया था हीट कैपेसिटी में NCP/dt। तो dQ इज NCP/dt, तो ये चीज मैं वहां ले जा सकती हूं जब चाहूं। सो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को T से डिवाइड कर दिया, चेक, इस वाली इक्वेशन को T से डिवाइड कर दिया दोनों साइड। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करते ही dQ की जगह डेल्टा Q आ जाएगा, विच इज डेल्टा Q by T इज डेल्टा S। और अब ये साइड आपके सामने नेचुरल लॉग T2 by T1। आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालते, या किसी को लगे नहीं मेरे को तो फॉर्मूला भी डिराइव करना है जो आपने डायरेक्ट दिया आपके सामने, आप सारे निकाल सकते हो वैसे। सो ये अकेली स्लाइड आपको फॉर्मूला का जो क्रिस क्रॉस दे रही है ना, दैट इज वॉट वी नीड टू रेक्टिफाई इन आवर हीट कैपेसिटी क्लास। बट जिस दिन मैं हीट कैपेसिटी की क्लास लूं, उस दिन अगर आपको ये नहीं पता तो मेरे को दिक्कत आएगी कि डेल्टा एस ये होता है, कि dQ कैसे निकलता है, NCV/dt। तो जिस दिन ये करेंगे हीट कैपेसिटी की क्लास, उस दिन इसके क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। रेदर अभी तो कुछ ला भी रही हूँ, ऐसे तो नहीं छोड़ सकती मैं ओपन थ्रेड, क्लोज भी करेंगे इसको। फॉर्मूला डन, क्या याद हो गया, नहीं डिराइव करना पड़े तो हो जाएगा, क्यों डिराइव करना पड़े, उस वक्त मेरे पास 1 मिनट है एक क्वेश्चन करने को, तो एक क्वेश्चन कराऊं, सारे फॉर्मूला एक ही क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्टैंड करते हैं पहले प्रॉब्लम को, कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, उसके बाद इट्स बटर वॉक। मेरे से क्या पूछा गया है, एंट्रोपी चेंज निकालिए अगर 1 किलो आइस को 1 किलो वेपर में कन्वर्ट किया जाए। ये मैंने अपनी DPP में डाल रखा है क्वेश्चन, तो प्रॉपर लैंग्वेज वहां मिल जाएगी। अगर 1 किलो आइस को 1 किलो वेपर में, पहले तो सोचो, इमेजिन करो क्या क्या हुआ होगा, इसको बाद में सोचूंगी। मैं 1 किलो आइस लाऊंगी, वो कितने टेम्परेचर पर होगी, ऑफ कोर्स दे ही रखा है, मैं अपने मन से नहीं एज्यूम कर रही, -10 पे भी हो सकती है ऐसे क्वेश्चन। इसके चैप्टर टेस्ट में डाले हैं मैंने इस कैटेगरी के क्वेश्चन, जब भी ऑब्जेक्टिव होगा। 1 किलो आइस को सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, मेल्ट करके 1 किलो पानी बनाना होगा, कह सकती हूँ, क्योंकि
0 डिग्री पे इक्विलिब्रियम होता है, सॉलिड और वाटर को एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा वाटर का टेम्परेचर बढ़ ही नहीं सकता 100 डिग्री से ऊपर, बिकॉज 100 डिग्री के ऊपर वाटर एग्जिस्ट नहीं करता। तो 0 डिग्री से टेम्परेचर में को अगर 1 डिग्री भी लाना है ना, पहले सारी आइस मेल्ट करनी पड़ती है। तो जब तक आइस है तो थर्मोमीटर 0 डिग्री ही दिखाएगा, 1 डिग्री भी नहीं होगा। तो पहला काम क्या होगा, सेपरेट सेट 1 किलो आइस को किस में कन्वर्ट करूंगी, 1 किलो वाटर में। ये फेज चेंज होगा, फेज चेंज की एंट्रोपी का फॉर्मूला, कनव काफी नींद आ रही है, बस थोड़ी देर और, हार्डली 10 मिनट पक्का। फेज चेंज का एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या है कनव, फेज चेंज का एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला देख के बताओ। डेल्टा एच बाय टी, डेल्टा एच बाय टी, टी तो दे रखा है, डेल्टा एच क्वेश्चन में मिलेगा मेरे को, पर मोल के लिए चाहिए तो फ्यूजन का डेल्टा एच दे रखा है। तो एक स्टेप का निकाल लोगे बच्चे, मैं नहीं दिखाना चाह रही नीचे क्या है, उसके बाद आपका ध्यान वहां चला जाता है। तो पहले तो 1 किलो आइस से 1 किलो वाटर बनाया, निकल गया, उसका डेल्टा एच संभाल के रख लो। फिर 1 किलो वाटर को मेरे को कहां तक पहुंचाना है, वेपर्स तक। तो अब मेरे को उसको उबालना है, तो वो 1 किलो वाटर जो है वो कौन से टेम्परेचर पर था, 0 डिग्री पे। पहले तो मेरे को उसको 100 डिग्री पे लेके जाना है। अगला काम, 1 किलो वाटर को जो कि लिक्विड स्टेट में है, उसको मेरे को 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तक पहुंचाना है, नो फेज चेंज। ये सब कुछ गिवन है, ये भी देख लो, क्योंकि अभी तक मैंने ये नहीं बताया था गिवन क्या क्या है, तो आपको परेशानी हो सकती है। चेक क्या क्या गिवन है, स्पेसिफिक हीट सीपीसीवी। अब मेरे को सारे फॉर्मूला एक साथ लाके कंफ्यूजन क्रिएट करना तो बनता था, वरना आप निकलोगे कैसे। एक फॉर्मूला अब पक्का याद रहेगा, डेल्टा एच बाय टी इज ओनली फॉर फेज चेंज। एक तो सक्सेस मैंने अचीव कर ली। चेक ये फॉर्मूला कब लिखवाया, अभी लिखवा के आई हूं, पिछली स्लाइड जो खोल रखी थी। मुझे चाहिए था ये लॉग वाला फॉर्मूला, तुम सोचो, वॉल्यूम नहीं दे रखा मैम, V2 by V1 कैसे यूज करूं वो तीसरा फॉर्मूला। एक इकलौता ये क्वेश्चन कराती हूं, हर बैच का रिकॉर्ड है, तीनों फॉर्मूले के क्रिस्टल क्लियर हो जाती है चीज कहां यूज करनी है कहां नहीं। यहां क्या चीज चेंज हो रही थी, सिर्फ टेम्परेचर। वो फॉर्मूला देखिए जिसमें T2 by T1 व्हाटएवर, अगर मैं यहां माइनस लगा दूं तो बच्चों T1 by T2 भी हो सकता है, मतलब ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस मुझे पता होनी चाहिए। सो जब भी फेज चेंज है मैं डेल्टा एच बाई टी यूज करूंगी, जब भी फेज चेंज नहीं है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम और प्रेशर कांस्टेंट है। पिछली स्लाइड पे यही करा के आई हूं कि जब वॉल्यूम या प्रेशर कांस्टेंट हो तो तुम्हें क्या यूज करना है एंट्रोपी के लिए। बहुत जल्दी आ गया था इस साइड से, मैंने थोड़ा सा प्रेस किया। सो आ गया मेरे पास क्या फॉर्मूला यूज करना है, नेचुरल लॉग की जगह क्या ले आई, सी स्पेसिफिक हीट। क्वेश्चन में गिवन है किसकी, देख लो एक बार, किसकी चाहिए सच, ये भी तो पता हो। परफेक्ट, तो वाटर की स्पेसिफिक हीट दे रखी है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करने चली, यहां सिर्फ एक इशू आएगा, बाकी मल्टीप्लाई नहीं सिखा रही मैं आपको। लॉग ऑफ 373 बाई 273, जब आप इसको करेंगे 1.36 आएगा। लॉग देखते वक्त हमें क्या देखना होता है, जिस चीज का लॉग देखना है उसकी वैल्यू 1 से 10 के बीच होनी चाहिए। तो 1.36 इज बिटवीन 1 to 10। यस, लॉग देखने के लिए लीगल वैल्यू है। अब मैं 13 का 6 देखूंगी लॉग टेबल में, और उसमें आएंगी 4 डिजिट्स, और वो 4 डिजिट्स आई 1139। मैं डेसिमल उससे पहले लगा दूंगी। दिस इज हाउ लॉग इज सीन। तो लॉग की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी होगी, तो लॉग 1.36 की वैल्यू आपको दे रखी होगी, या हो सकता है इनकी अलग अलग जो भी है वो दे रखी होगी, तो डिपेंड करेगा। सो अब यहां पर मेरे पास ये वैल्यू आ गई, तो मल्टीप्लाई करके मैं डेल्टा एस सेकेंड स्टेप का निकाल सकती हूँ। ये क्वेश्चन घर जाके भी करना पड़ेगा आपको फॉर जेई नीट, ये स्कूल पेपर्स का तो नहीं है ऑफकोर्स, लेकिन 1 किलो वाटर पे आके मेरा काम तो नहीं खत्म हुआ। अब मेरे को 1 किलो वाटर को क्या करना है, 1 किलो वेपर में कन्वर्ट करना है। फेज चेंज, फेज चेंज में तो हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, डेल्टा एच बाई टी या क्यू रिवर्सिबल बाई टी, वो तो मुझे लगता नहीं मेरे को बताना भी पड़ेगा कभी। फिर आ जाता है वेपर से वेपर, बट अब के क्या करना है, टेम्परेचर चेंज। अब ये भी नहीं बताना पड़ेगा मुझको। जब आप जेई नीट के सिंपल क्वेश्चन देखेंगे, एक एक स्टेप के लिए पूछा हुआ है,
और जब आप जेई एडवांस का पास्ट ईयर देखेंगे, ये सारा एक साथ एक क्वेश्चन में पूछा हुआ, ये अपने आप में 4 क्वेश्चन के बराबर है। मैंने चारों क्वेश्चन को एक साथ करा दिया कि कंफ्यूज तो होंगे, 3 फॉर्मूले में लड़ेंगे झगड़ेंगे तो सही, मेरे साथ आर्ग्यूमेंट तो करेंगे, वही पर्पस है, टाइम स्पेंड हो जाए। चारों की एंट्रोपी निकालने के बाद ऐड करके मैं इस सिस्टम की दूंगी आपको, सराउंडिंग की बात ही नहीं कर रही मैं अभी, मैं सिर्फ सिस्टम या प्रोसेस की एंट्रोपी दे रही हूँ। सराउंडिंग की देनी होगी, उसके लिए कुछ गिवन होगा, गिवन नहीं है, पूछा नहीं है तो मेरा हेडेक नहीं। डीपीपी 8 में यस, तो डीपीपी 8 का 19 क्वेश्चन है बच्चों, ये ऊपर लिख भी लीजिएगा, कल को आपको जरूरत पड़े। सोल्यूशन इसी को फॉलो करना, मुझे नहीं पता इसकी सोल्यूशन कितनी लंबी दे रखी होगी, पीछे डायग्राम दिया है कि नहीं दिया, बिना डायग्राम के रामायण लगेगी पढ़नी आपको बहुत लंबी। डायग्राम के साथ आपको पता होगा आप कौन से स्टेप पे कंफ्यूज हो रहे हो, कौन से स्टेप को आपको याद करना है। ठीक है, चल सकती हूं आगे। डेल्टा एस इज इक्वल्स टू, माइनस तो नहीं, एन आर लॉग 2.303 भी नहीं है। अच्छा, मुझे बताओ ना, मेरे को नेचुरल लॉग लिखना है कि लॉग लिखना है, जो तुम कहो। नेचुरल लॉग लिख के मुझे देखना है ना तुमने क्या किया है, कोई इशू नहीं है, दोनों तरीके से सेम आंसर आएगा। नेचुरल लॉग, फिर V2 कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 20/2 कर दूं एवरीवन, यही था फॉर्मूला। देखिएगा आ जाएगा आंसर। 2.30 तो क्यों नहीं इस्तेमाल किया मैंने, इसमें जरूरत नहीं पड़ी, सॉरी, हाँ पढ़ी है, उसके बिना मत दे देना आंसर, वही मेरे को था, मैंने भी मिटा दिया कि चलो कोई तो बोलेगा हमारा इसके बिना आ गया। नंबर ऑफ मोल्स कितने, 2, क्या कैलोरीज में बात की हुई है, तो आर कितना, मैं इसीलिए ऐसा करा रही, 2-4 लोग जो बिल्कुल लॉस्ट हैं वो समझ सके, अभी भी जिंदा हो सके क्लास में। तो 2 × 2 यहाँ क्या आएगा 2.303, उसके बाद log 10, log 10 तो हमें आता है 1, कर लेंगे।